बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो टीचर्स के बारे में है। आप गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, अगर आप टीचिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं टोटल चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। सैलरी इनकम कैसे शो करनी है, जो आपको इन्विजिलेशन ड्यूटी होती है, पेपर चेकिंग होती है या सुपरवाइजरी ड्यूटी होती है, उसकी अगर कोई पेमेंट होती है तो वो आपने कैसे शो करनी है। ये वीडियो सिर्फ टीचर्स के लिए है। आप गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो, आप इस वीडियो को देख के अगर लास्ट तक देखेंगे तो अपनी रिटर्न बड़े आसानी से आप इंशाल्लाह खुद कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। 2026 का फॉर्म यहाँ से ओपन होगा। सबसे पहले तो जी अगर आपका टैक्स कटा होगा तो नॉर्मली खुद ही इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ से आप खुद सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको यस करें और यहाँ से स्टार्ट फाइलिंग पे आ जाएं। अब आपको जो सैलरी आ रही है ना, जो आपके पास सैलरी स्लिप है, अगर तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो सैलरी स्लिप आपके पास होती है, प्राइवेट सेक्टर में कभी होती है कभी नहीं होती। तो आपने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लेनी है और पूरे साल की ग्रॉस सैलरी लेनी है इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस। अब आपकी ग्रॉस सैलरी पूरे साल की फर्ज किया वो बन जाती है 18,50,000। ठीक है, आपने इसको कैलकुलेट करना है। इसके बीच में जो मेडिकल अलाउंस होता है, जो पर मंथ आपका 1800 रुपये 2000 रुपये चल रहा होता है, वो जितना पूरे साल का बने, ठीक है, वो आपने एग्जाम्प्ट कर लेना है, उसको यहाँ पे लिख लेना है जी। ये आपकी सैलरी की एंट्री जो है ना वो ऐसे ही होगी। ठीक है, अब इसके बीच में अक्सर जो है ना वो सवाल पूछते हैं कि जी मैंने जीपी फंड एडवांस लिया था, उसकी एंट्री कैसे करनी है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसकी एंट्री लास्ट में होगी। ये सैलरी की एंट्री हो गई है। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो टीचर्स के साथ होती है ना, वो होती है कि अक्सर उन्होंने जो ड्यूटी की होती है, पेपर चेकिंग की, सुपरवाइजर की या इन्विजिलेशन की जो भी होती है, उसके ऊपर अक्सर जो है ना वो सर्विसेज का टैक्स कटा होता है। जो सर्विसेज का टैक्स फर्ज किया 8% या 10% या 12% कट जाता है ना, तो आप उसको यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते, सिस्टम आपको एरर भी दे देगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपका टैक्स कटा हो, ठीक है, अगर तो नहीं कटा, आपने कोई ड्यूटी की नहीं तो फिर नहीं करना। अगर आपका टैक्स कटा हुआ है तो आपने ऐड इनकम सोर्सेज में आना है। ऐड इनकम सोर्सेज में आके आपने यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस को सिलेक्ट करके वो ऐड कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपकी ने ड्यूटी नहीं की तो फिर आप ये ना काम करें, आप सिर्फ सैलरी की एंट्री करें, आपका काम खत्म हो गया। बाकी मैं आगे आपको बता दूंगा। अगर आपकी कोई ऐसी ड्यूटी की जो है वो कटी हुई है, डिडक्शन हुई है, तो उसका क्या करना है। देखिए, उसका ये होगा जी, अदर रेवेन्यू में आपने आना है। अब आपको जितनी अमाउंट मिली है, आपको पता है कि जी मेरी ड्यूटी की मुझे टोटल इतनी अमाउंट मिली है, उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। लेट सपोज वो आपको मिली है 65,000। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया, इसको कैलकुलेट करना है। अब आपने इसका टैक्स कहाँ पे क्लेम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका टैक्स आपने यहाँ पे टैक्स डिडक्शन में आना है और यहाँ पे आपने एडजस्टेबल में आके सिंपल इस सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है सर्विस। ये सब पेमेंट फॉर सर्विस आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देखें जी 8% लिखा हुआ है। अब हो सकता है आपका 10% कटा हो, आपका 12% कटा हो, आपका 15% कटा हो। आपने इसको नहीं देखना, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने करना ये है, अब आपको यहाँ पे जो अमाउंट मिली थी 65,000, वो आपने यहाँ पे लिख ली। अब एक्चुअल में जितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो 8% हुआ है, वो 12% हुआ है, वो 40% हुआ है। आपने जितनी टैक्स की अमाउंट कटी है ना आपकी, वो सर आपने यहाँ पे लिख लेनी है। मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए एक फिगर लिख रहा हूँ, वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है। ये आपने इसका टैक्स यहाँ पे शो करना है। और इसके अलावा एक और भी मैं आपको गुड न्यूज़ दे देता हूँ। मैंने इस पे बड़ी जो है ना वो थोड़ा सा एफर्ट की थी, सर्च की थी, शायद आपको पता है या नहीं पता। अब ये जो एफबीआर आपसे मतलब बोर्ड आपसे जो 10% या 12% टैक्स सर्विस पे काट रहा होता है ना, इसको एफटीओ ने जो है ना मना किया है, एफबीआर को डायरेक्शन भी दी है कि आप ये ना करें। ठीक है, इस पे प्रॉपर उनका एक जो है ना उन्होंने कंप्लेंट हुई थी और उसके ऊपर इन्होंने ऑर्डर किया था। ये उनके न्यूज़ लेटर की इमेज मैं आपको शो कर रहा हूँ। मैं ये लिंक भी इसका दे दूंगा, पेज 19 पे आप जाएंगे तो ये आप पूरी समरी पढ़ सकते हो। ये देखें जी, एफटीओ ने ये डायरेक्ट दिए एफबीआर टू इंश्योर ऑल सैलरी पेमेंट्स made to the teachers and school staff performing supervisory and invigilation duties and paper marking are not subject to withholding under section 153(1)(b) services rendered।
ठीक है। एफटीओ ने ये कहा है कि जी ये जो टीचर्स ड्यूटी करते हैं आप इसको सर्विस में क्यों लेके जा रहे हो, बिजनेस में क्यों लेके जा रहे हो, ये तो सैलरी के अंडर आती है। तो अगर तो आपका बोर्ड या जो भी आप फर्ज या यूनिवर्सिटी में हो, जो आपके ऊपर लोग बैठे हैं वो आपकी सर्विस सेक्टर की डिडक्शन कर रहे हैं स्टिल अभी, तो आप ये लिंक मैं आपको इसमें जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। आपने इस लिंक से जाके इस लेटर पे 19 पेज पे जाएंगे, ये इमेज भी आपको नजर आ जाएगी, आप इसको नीचे करके मैं करता हूं तो आप कंप्लीट इसको जो है ना वो रीड कर सकते हो। ये एफटीओ का न्यूज लेटर है, तो वहां पे उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है कि जी आपने इनकी सैलरी के अंदर ही काटनी है, आगे से इसको 10% या 12% में नहीं काटना। ये हालांकि मतलब गलत करते हैं टीचर्स के साथ, ऐसे होना नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये अब उम्मीद है नेक्स्ट आपका शायद ये ना कटे, लेकिन फिर भी वो अगर टैक्स की डिडक्शन ऐसे करे तो आप इसकी पिक्चर लेके इसका रेफरेंस लेके उनसे बात कर सकते हो। अच्छा जी, ये एंट्री होगी हमारी इसकी। अब जी अगर जो आपने सैलरी ली थी, सैलरी का टैक्स भी आपने शो करना है, ठीक है, कि आपने सैलरी का जो लिया है उसका हमने कितना टैक्स पे किया पूरे साल में। देखिए सैलरी हमने यहाँ शो लिखी थी, उसने ऑटोमेटिकली लिख दी। पूरे साल का टैक्स आप इकट्ठा कर लें जी, पूरे साल में हमारा 1 लाख ये टैक्स हमारा कट गया था, इसको कैलकुलेट कर लें। अच्छा, इसमें ना अक्सर एक चीज ये होती है, जब आप वर्किंग कर रहे होते हो ना तो बाज दफा टैक्स थोड़ा सा कम कटा होता है, क्योंकि उन्होंने वर्किंग कुछ इस तरह से की होती है कि आपका टैक्स कम कटा होता है। अच्छा, अब जब आप सबमिशन पे आते हो ना तो यहाँ पे वो थोड़ा सा जो है ना आपको एडमिटेड टैक्स बना देगा कि जी अब आपका ये तो रिफंडेबल आ गया ना, वो यहाँ पे एडमिटेड टैक्स बना देगा कि जी आपका 1,500 2 4 हज़ार एडमिटेड टैक्स बन गया है। ये सिर्फ मैं टीचर्स के केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने उसका करना क्या है, देखें अगर यहाँ पे टैक्स कम बन रहा हो ना, जितना उसने मतलब चालान बनाने का ऑप्शन दिया कि जी इतना आपने और पे करना है, और आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरा टैक्स पहले ही कट जाता है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने ये जो टैक्स आपने डाला है ना, ठीक है, ये जो एडजस्टेबल में हमने डाला है, आपने उतनी अमाउंट से इस टैक्स को बढ़ा देना है। आपने ये नहीं सोचना कि जी मेरा टैक्स तो कम कटा हुआ है, मैंने टोटल किया था तो इतना बनता है, ठीक है, तो मैं इसको क्यों बढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसका हल सिर्फ यही है कि आप इस अमाउंट को बढ़ा दें, आपको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स की नॉर्मली जो टैक्स की लायबिलिटी होती है वो उनके डिपार्टमेंट पहले ही काट लेती है। तो आप इतनी अमाउंट से उसको बढ़ा देंगे तो फिर जो एडमिटेड टैक्स बना है वो खत्म हो जाएगा, और आप बिना टैक्स पे किए अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी कोई और इनकम आई है, कोई रेंटल इनकम आई है, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है तो वो आपने पे करना है। ये सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए है। ये सैलरी पर्सन की टोटल सारी एंट्रीज हो गई हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई रिडक्शन वगैरह क्लेम करनी है तो वो यहां से आप कर सकते हो। एजुकेशनल एक्सपेंस अगर बच्चों के आपने क्लेम करने हैं तो वो आप लिख लें, वैसे सैलरी में से टैक्स तो पहले ही कट जाता है, क्लेम करने की जरूरत नहीं होती। फिर भी आपने अगर करने हैं तो आप कर सकते हो। यहाँ पे एट्रीब्यूट ये लिख के, और एट्रीब्यूट में आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो लाजमी बता देने हैं, ठीक है। ये मतलब आप करना चाहें तो कर लें, ना करें तो इसमें कोई हल मसला नहीं है, क्योंकि टैक्स तो आपका पहले ही कट जाता है, इसलिए इसकी ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं रहती, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं। इसके अलावा ये टैक्स क्रेडिट में आपको, अगर आपने घर के लिए कोई लोन लिया हुआ है बैंक से घर परचेज करने के लिए, तो उसके ऊपर पूरे साल में जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है आप वो भी क्लेम कर सकते हो, जी मैंने पूरे साल में इतना इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। करना चाहें तो कर लें, अगर आपने नहीं लिखना तो ना लिखें, टैक्स तो आपका पहले ही गवर्नमेंट काट लेती है, इसलिए इसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं जी। ये सारी आपकी एंट्रीज हो गई हैं, इसमें आपकी आ गई है सैलरी की, ड्यूटीज की, टैक्सेस की, ये सारी ड्यूटीज आ गई हैं आपकी, ठीक है। अब विद होल्डिंग में एक और चीज़ है जो अगर आप क्लेम करना चाहते हो, जो आपके मोबाइल फ़ोन का टैक्स है वो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड, तो ये टेलीफोन कार्ड ही मोबाइल फ़ोन का टैक्स क्लेम कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपने कोई गाड़ी का टैक्स पे किया है तो वो भी क्लेम कर सकते हो। यहाँ से आप अपने सब कुछ देख सकते हो, जो जो टैक्सेस आपने क्लेम करने हैं, जैसे आपने सैलरी का कर लिया है, सर्विसेज का कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा आपने गाड़ी का कोई टोकन टैक्स पे किया है वो भी आप क्लेम कर सकते हो, इंटरनेट का क्लेम करना है वो भी क्लेम कर सकते हो। जो जो टैक्सेस आपने क्लेम करने वो आप कर सकते हो। अगर आपने कोई ड्यूरिंग दी पीरियड प्रॉपर्टी परचेज किया तो उसका भी कर सकते हो। देखिए 236 के यहाँ पे करेंगे तो ये ऐड कर देगा, ठीक है। आपने जो प्रॉपर्टी परचेज किया उसकी वैल्यू क्या है, उसका टैक्स कितना, वो भी क्लेम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड होगा, इसको कैलकुलेट कर दें आप। ये आपकी सारी वर्किंग इसकी टैक्सेस की कंप्लीट हो गई है जी। फ्रेंड्स, ये आपकी टैक्स की वर्किंग कंप्लीट सारी हो गई है। कंप्यूटेशन में आप आए, यहाँ पे नॉर्मली आपका इरफान नहीं बनेगा या एडमिटेड टैक्स नहीं बनेगा,
ठीक है, क्योंकि टीचर्स की नॉर्मली 99% केसेस में उनके टैक्सेस की डिडक्शन पहले ही हो जाती है। अगर फिर भी आपकी कोई इनकम आ रही हो तो यहाँ पे प्रीपेड PSID का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है, वो आपको चालान बना के दे देगा, वो आपने जमा करवाना है। ठीक है, जमा करवाने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा लॉगिन करेंगे, पेमेंट पे आएंगे तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप उसको यहाँ से क्लेम करोगे। ठीक है, तो वो अटैच हो जाएगा इधर, उसको कैलकुलेट करें, सेव करें, और कुछ नहीं करना आपने। अब आगे वर्किंग आ जाती है जी वेल्थ स्टेटमेंट की। देखें, वेल्थ स्टेटमेंट अगर आपने पिछले साल भी फाइल की थी तो डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा होगा, आपका ऑटो आ जाता है। ठीक है, अगर आप पहली दफा फाइल कर रहे हो या आपने इस दफा कोई नई प्रॉपर्टी परचेज की है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये ऐड प्रॉपर्टी। अब इसमें प्रॉपर्टी की सारी डिटेल आपने लिखनी है। ठीक है, किस डेट पे ली थी, अगर पुरानी कोई प्रॉपर्टी ऐड करने जा रहे हो, जैसे आपने फर्स्ट टाइम फाइलिंग करनी है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी है तो आपको नहीं याद किस डेट पे ली थी, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पिछली डेट सेलेक्ट करके एक दफ़ा प्रॉपर्टी ऐड कर दें, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से प्रॉपर्टी ऐड करनी है। कोई भी अगर पहली दफ़ा कर रहे हो या नई प्रॉपर्टी ली है तो ये प्लस पे क्लिक करें, आप अपनी प्रॉपर्टियाँ ऐड कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको अनस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी का एरर आ रहा हो ना नीचे, बाज दफा जब पहले रिटर्न सबमिट करेंगे, कोई पिछली प्रॉपर्टियां ऐड की होगी आपने, तो अनस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी का एरर आ जाता है। उसका आपने करना ये है कि जो पहले की प्रॉपर्टियां आपने ऐड की हुई है ना, आपने उसको एडिट करना है। जब आप उसको एडिट मोड में जाके ओपन करोगे ना प्रॉपर्टी को, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एडिट मोड में ओपन करोगे तो ये वाली जो फील्ड्स हैं ये सारी आपने फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू उसकी पिछले वाली खुद ही उठा लेगा, ये बाकी जो फील्ड्स हैं ये आपने फिल करके इसको अपडेट कर देना है, तो फिर इंशाल्लाह ये एरर नहीं आएगा। अगर फिर भी ये एरर आ रहा हो ना, तो फिर आपने करना ये है कि यहाँ पे ना बाज दफ़ा जब आप इस साल अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी परचेज की होगी तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी शो हो रही होगी येलो कलर की, आपने उसको यहाँ से डिलीट कर देना है। इसको यहाँ से ऐड कर देंगे ना जब, तो उसके बाद दोबारा इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे एक येलो कलर की प्रॉपर्टी आ रही होगी जो करंटली आपने ली होगी इस साल, उसको यहाँ से डिलीट कर देना है आपने। इधर वो ऐड होगी लेकिन आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, फिर वो आपको ये अनस्ट्रक्चर का एरर जो है वो नहीं देगा। असल में ये फॉर्म इन्होंने जो नया दिया है इसमें कुछ एरर्स आ रही हैं, एक लेमैन को समझना बड़ा मुश्किल होता है, हम तो उसको किसी ना किसी तरह हैंडल कर लेते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जितना बता सकता हूं मैं बता दूं। बहरहाल आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा, अगर आपसे नहीं होती तो आप उस चीज़ को छोड़ दें, मेरे ख्याल से आपको शायद वो एरर आए ही ना। तो बहरहाल ये प्रॉपर्टियां आपने ऐड करनी है। फिनेंशियल एसेट्स में आपने आना है, अगर आपके पास कैश है वो भी ऐड करें, बैंक अकाउंट ऐड करें। ठीक है, अब इन्होंने बैंक अकाउंट अपडेट कर दिए हैं, तो बैंक अकाउंट जब आप ऐड करेंगे ना तो इसने IBN नंबर मांगना है, तो आपने IBN नंबर देना है, इसको सर्च करना है, वो खुद ही ऐड कर देगा, आपकी डिटेल बता देगा। तो उसका 30 जून 2026 का बैलेंस आपने बता देना है। अगर किसी अकाउंट का IBN नंबर वो डिटेक्ट नहीं कर रहा तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। इन्वेस्टमेंट में जाके यहाँ पे आपको कुछ भी लिखोगे ना तो वो ऐड कर लेगा उसको, वो एरर नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे अपना अपना अकाउंट जो है वो 30 जून का बैलेंस यहाँ पे ऐड कर सकती हो। कैश इन हैंड जो है ये अगर तो आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो अमाउंट आपने लाजमी डालनी है। ठीक है, फर्ज किया अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 4-5 लाख फिर भी डाल लें, और अगर आपके पास 10-12 लाख है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के आप डालें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आपने कोई बैंक अकाउंट ऐड किया तो वो भी आ जाएगा आपका। मूवेबल एसेट्स में आप करना चाहें तो पिछले साल जो करोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अगर फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हो तो ऐड कर लो। गोल्ड ऐड करना है तो ये करें, हाउस होल्ड, पर्सनल आइटम। ठीक है, गाड़ी आपके पास है वो ऐड करनी हो तो वो ऐड कर दें, इसको ऐड करेंगे तो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसी तरह मोटर व्हीकल पे जब क्लिक करेंगे ना तो वो उसकी डिटेल मांगेगा, तो आपने सारी डिटेल लिखनी है, वो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, ऐड कर देगा, और आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू बता देनी। ये घर की चीज़ों की वैल्यू जितनी शो करना चाहे आप कर सकते हो। पर्सनल आइटम आप बताएं, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन कितने वो शो कर दें आप, ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, जो जो चीज़ें आपके पास हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप रिकंसिलेशन पे आएंगे ना, देखें एक एंट्री रह गई है GP फंड वाली, मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा। अब देखें जी, आपने पूरे साल में फर्ज किया कोई GP फंड एडवांस लिया है, उसका आपने करना, उसने उसकी एंट्री आपने यहाँ पे करनी है एडजस्टमेंट इन इनफ्लो में। यहाँ पे आपने उसकी हिस्ट्री बता देनी है जी कि GP फंड से मैंने एडवांस लिया है, एडवांस फ्रॉम GP फंड एडवांस लिया है मैंने। ठीक है, अच्छा अब आपके अगर उसका GP फंड का कोई नंबर है, कोई चीज़ आप उसका रेफरेंस देना चाहो, आपको चेक मिला था, कुछ भी मिला था, तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो।
आपने जो भी लिखना है ना वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। देखिए जब यहाँ पे आप ऐड करोगे ना तो ये बॉक्स ऐड हो जाएगा। अब आपने जितना भी जीपी फंड एडवांस लिया है, फर्ज किया आपने 8 लाख लिया है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। देखिए ये जो जीपी फंड से आपको अमाउंट मिलती है ना, इस पे कोई टैक्स नहीं होता। ये पहले आपकी सैलरी से ही उन्होंने डिडक्ट करके रखी होती है। सैलरी पे टैक्स आपने ऑलरेडी दे दिया होता है, तो ये आपकी कोई अलहदा से इनकम नहीं होती है। समझ लें आपकी एक सेविंग पड़ी होती है, वो आपने विदड्रॉ की होती है, तो आपने उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। ये जी सारी होगी आपकी। इसके अलावा पर्सनल एक्सपेंस में आपने आना है। पर्सनल एक्सपेंस में बस ये लमसम फिगर डालने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन चूज कर लें, ठीक है। मैं मशवरा यही दूंगा, अलग अलग जो है ना वो एक्सपेंस डालने की जरूरत नहीं है, खाम खा में अपना काम बढ़ाएंगे। बस इसको सिंपल सा फील करें, लमसम बेशक एक ही फील्ड रख ले, पूरे साल का घर का जो खर्चा है एक अप्रोक्सीमेशन की बेस पे यहाँ पे आप डाल दें। अच्छा अब उसके बाद देखें ये अनरिकंसाइल अमाउंट आपको आ रही है। अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो ये पॉजिटिव में ऐसे ही आएगी। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे सब पेस्ट कर देना है। इसको कैलकुलेट कर दें, ये अनरिकंसाइल अब 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप पहली दफा फाइल नहीं कर रहे, आपने पिछली दफा भी फाइलिंग की थी, तो क्या होगा कि ये अमाउंट पहले आ रही होगी, ये चेंज नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, जब आप अपनी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी कैश की अमाउंट होगी ना, आपने अगर कैश इन हैंड डाला हुआ है तो आपने उसको पहले 0 कर देना है। क्योंकि ये जो कैश होता है ना, ये हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर होती है, इसलिए हम कैश को लाजमी रखते हैं कि अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें हो ना तो वो कैश में बैलेंस हो जाती हैं। आप जब दूसरी या तीसरी दफा फाइलिंग कर रहे होगे ना, आप जब सारी एंट्रीज कर लोगे तो यहाँ पे रिकंसाइल अमाउंट है वो नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव में ही आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव में आ गई तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। तो आपने इसको नेगेटिव वाली को कॉपी करना है और यहां से जाके आपने इसको कैश में पेस्ट कर देना है। आप जब इसको कैश में पेस्ट करेंगे ना तो ये अनरिकंसाइल अमाउंट जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस नेगेटिव में आना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। ये फ्रेंड्स आपकी सारी वर्किंग हो गई है। अच्छा अब एक चीज रह गई है जी, ये आपने इंप्लॉयर कैसे ऐड करना है। देखें जी, आप सारा कुछ कर लेंगे, उसके बाद वो कहेगा जी इंप्लॉयर ऐड करें, ठीक है। और अगर वो बिजनेस भी कहेगा आपको ऐड करने का, तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब ये सब कुछ कर लेंगे, अगर आपकी इनकम जो है वो सर्विस सेक्टर से भी आ रही है, मतलब पेपर चेकिंग वगैरह की, तो वो आपको ना वैसे सबमिट नहीं करने देगा। आप जब इसको सेव कर लें, उसके बाद आपने एक छोटा सा काम और कर लेना, ये आपको मैं बताना भूल गया था। आपने ना यहाँ पे पहले इधर कैपिटल में भी 0 कर दें और इधर भी 0 कर दें, ठीक है। अगर आपकी सर्विसेज की इनकम उसने टैक्स काटा हुआ है 8-10% पेपर चेकिंग की, या आगे पीछे जो भी ड्यूटी की थी, तो उसके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। फिर आपने एक और काम करना है, बिजनेस डिटेल में आपने बिजनेस लाजमी बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी बता दें, पेपर, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। इसको बस ऐसे ही कर दें आप। ये उसने इसको पूछे बगैर वो आपको सबमिट नहीं करने देगा। अगर वो आपको ये एरर दे तो आपने लाजमी ये लिख देना है। ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि बाद में मसला बनेगा तो आप कहीं ये ना सोचें कि मैंने कोई चीज़ हाइड की है ताकि आप अपनी रिटर्न मुझसे पेड सर्विसेज लेके करवाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई भी एरर आए जो मुझे पता है वो मैं आपको एड्रेस कर दूँ। तो ये बिजनेस डिटेल आपने लाजमी डाल देनी है। अगर आपकी ये वाली इनकम आई है जो कि पेपर चेकिंग की, इन्विजिलेशन की, अगर नहीं आई तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, अब सैलरी के लिए क्या चीज करेगा वो देखें। सैलरी आपकी अगर आ रही है ना, तो आपको वो कहेगा कि अपने एम्प्लॉयर का एनटीएन ऐड करें। अब इसमें आपने क्या करना है, देखें आप प्राइवेट सेक्टर में टीचर हो, गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर हो, तो जिस इदारे में आप काम कर रहे हो आपने उसका यहाँ पे एनटीएन नंबर डालना है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो और या नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनका एनटीएन नहीं होता, उनका एफटीएन होता है। बहरहाल आप अगर अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पूछेंगे ना कि जी हमारा एनटीएन या एफटीएन क्या है, तो वो आपको बता देगा। वैसे आप चैट जीपीटी पे जाके देख सकते हो, ठीक है, कि जिस भी डिपार्टमेंट का आपने देखना है। जैसे भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, देखें ये इसका है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके, ये कोई ज़्यादा सीक्रेट चीज़ नहीं होती किसी का भी एनटीएन, ये पब्लिक में मतलब अवेलेबल होती है चीज़ें। अच्छा ये देखें, उसने सिलेक्ट कर दिया, मैंने इसको ऐड कर दिया। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का आप करना चाहें तो आप चैट जीपीटी अगर पे जाके पूछेंगे ना पंजाब यूनिवर्सिटी का एफटीएन या एनटीएन दे दे, तो वो आपको दे देगा। इसी तरह यूनिटी का दे देगा आपको। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, और इसको सेव करना है। जब ये सारा काम आप कर लोगे, फिर वो आपको सबमिट के लिए आप जाएंगे तो देखें वो आपको सबमिशन पे ले आएगा। अब उसमें कोई उसने एरर नहीं देना, उसने कहना पिन दे और मैं आपको सबमिट करवा दूंगा। तो ये वीडियो सारी आपके लिए मैंने इसलिए बनाई थी कि कोई आपको मसला ना हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।